हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो आपका है, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, लोकतंत्र विविधताओं से किस तरह से निपट पाता है। लोकतंत्र की वो क्या खासियत है, क्या खूबी है जिसके चलते वो विविधताओं से बहुत बेहतर तरीके से निपटता है। इस लेसन में हम इन्हीं चीज़ों पर विचार करेंगे और ये देख पाएंगे कि दुनिया की अन्य शासन व्यवस्थाओं के मुकाबले लोकतंत्र क्यों विविधताओं का आदर करना जानता है और किस तरीके से वो विभिन्न प्रकार की विविधताओं से बहुत समझदारी के साथ में, बहुत सहज तरीके से निपट पाने में सक्षम रहता है। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, और उस परिचय में क्या बता रहा है कि पिछले जो अध्याय रहे हैं उनमें हमने ये चीज नोट की है कि भाषाई और क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं, किसी भी क्षेत्र के लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं और उनके एरिया भी उस हिसाब से अलग अलग हैं। तो उन सबको संग साथ लेकर चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सत्ता का बंटवारा करते हैं। यानी सत्ता यदि आप लोग बांट देते हो तो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को, अलग अलग भाषाओं के लोगों को, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को साथ में लेकर चल पाना बहुत आसान हो सकता है। लेकिन लोगों की जो विशिष्ट पहचान है, यानी उनकी जो खास पहचान है, स्पेशल पहचान है, वो सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बन सकती या नहीं हो सकती। कई बार लोगों की जो पहचान है वो दूसरों से अपने संबंध जो है, वो शारीरिक बनावट, उनका वर्ग क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी जाति और कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। यानी लोगों की शारीरिक बनावट है, उनकी जाति है, धर्म है, लिंग है, कबीले जो है, इस आधार पर भी हम लोग क्या होते हैं कि नहीं, दूसरे लोगों से अलग हो सकते हैं। और इस अध्याय में हम यह देख पाने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र जो आपका है वो इन सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच किस प्रकार सामंजस्य बैठाकर चलता है, किस प्रकार तालमेल बिठाता है, और ऐसा करते हुए वो उन सभी समस्याओं का एक सर्वमान्य, यानी जो सभी को मान्य हो, वो समाधान देने में कैसे सक्षम हो पाता है। या हम सामाजिक विभाजनों की जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति है उसके एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। और इसके बाद हम ये चर्चा भी करेंगे कि जो सामाजिक विभिन्नता है वो कैसे अलग अलग रूप धारण कर सकती है। यानी सामाजिक विभिन्नताएं वो है, वो किन किन रूपों में हमें नजर आती है, वो कौन कौन से रूपों में हो सकती है। ये सब चीजें इस लेसन में हमें पढ़ने को मिलेंगी। और फिर हम यह देख पाएंगे कि जो सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति है वो किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। यानी सामाजिक विभिन्नताओं से लोकतांत्रिक राजनीति का क्या कनेक्शन है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से किन मामलों में साथ हैं, और उन सब विभिन्नताओं का जो समाधान है वो लोकतांत्रिक राजनीति हमें कैसे दे सकती है, ये चीजें हम लोग अभी जानेंगे। और इस चीज को जानने का तो सबसे अच्छा तरीका हमारे पास है, वो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से शुरू होता है। मैक्सिको एक शहर का नाम है। ओलंपिक, जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी कुछ ही समय पहले दुनिया में ओलंपिक खेल हुए थे जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में। तो ऐसे ही एक ओलंपिक जो रहे हैं, मैक्सिको ओलंपिक, उनकी क्या कहानी है जो हमें उन सामाजिक विभिन्नताओं की तस्वीर को बहुत अच्छे तरीके से समझने में हमारी हेल्प करेगी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर है इसमें ऊपर 3 खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 2 खिलाड़ियों के हाथ ऊपर हैं, उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर कर रखा है, उनकी मुट्ठी बंद है, उनके गले में कुछ मणियों जैसी माला या एक मफलर जैसा कपड़ा जो है वो है, और उन्होंने अपने हाथों में जो है वो दस्ताने पहने हुए हैं। ये चीजें जो है वो क्या शो कर रही है, वो देखिए कि ये जो पृष्ठ आपका है इस पर ये छपी तस्वीर है वो अमेरिका में नागरिक अधिकारों को लेकर
किस देश की बात कह रहा है? अमेरिका में। और वहां नागरिक अधिकार जो आंदोलन है उसकी एक प्रमुख घटना से संबंधित है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नागरिक अधिकार आंदोलन मतलब नागरिकों ने अपने अधिकारों को लेकर जो आंदोलन शुरू किए होंगे अमेरिका में, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? नागरिक अधिकार आंदोलन। और ये 1968 में मैक्सिको सिटी में, यानी मैक्सिको एक शहर है, उसमें हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी खेल इवेंट में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद वो अपने अपने खेलों में जब विजेता बनते हैं तो विजेता खिलाड़ियों को इनाम मिलता है। ये जो तस्वीर आपके सामने, वो भी इसी तरह की तस्वीर है जहां ये खिलाड़ी जो है वो किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और वो प्रतियोगिता इनकी है दौड़ की, यानी ये दौड़ लगाते हैं। और 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद जो 3 विजेता खिलाड़ी रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको सम्मानित करने के लिए आगे बुलाया जाता है, मंच पे बुलाया जाता है। ये उस दौर की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है, जैसा कि नियम है ओलंपिक में, जब किसी खिलाड़ी को पदक मिलता है तो उसके देश का जो राष्ट्रगान होता है वो वहां बजाया जाता है। और सिर झुकाए और मुट्ठी ताने हुए जो 2 खिलाड़ी खड़े हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम है अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये दोनों अमेरिका के खिलाड़ी हैं। एक का नाम टॉमी स्मिथ है, दूसरे का नाम जॉन कार्लोस है। ये एफ्रो अमेरिकी है। एफ्रो अमेरिकी मतलब ये ऐसे माँ बाप की संतान है जो अमेरिकन और अफ्रीकन दोनों ही है। मतलब इनमें से या तो इनके पिताजी अफ्रीका के मूल के हैं तो इनकी माँ अमेरिकी मूल की है, और यदि इनके पिताजी अमेरिकी हैं तो इनकी माँ अफ्रीकन मूल की हो सकती है। आगे हम इसको बात बोले भेद खोले में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और ज्यादा। लेकिन आगे जब अपने कहानी को बढ़ाते हैं तो ये हमें बता रहा है कि इन्होंने कर्मशः क्या कर रखा है? स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। यानी ये जो खिलाड़ी हैं दोनों अमेरिका के, उन्हें एक को मिला है स्वर्ण पदक और एक को मिला है कांस्य पदक। क्योंकि ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक आपको दिए जाते हैं। पहला पदक स्वर्ण होता है, दूसरा पदक रजत होता है और तीसरा पदक कांस्य होता है। तो कांस्य पदक और स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। उन्होंने जूते नहीं पहने हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के तौर पे सम्मानित होने के लिए मंच पे गए हैं, लेकिन उन्होंने जूते नहीं पहने हुए, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार लेकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है। क्या दिखाने की कोशिश की है? कि अमेरिका में जो काले लोग हैं, ऐश्वेत मतलब अमेरिकी जो काले लोग हैं वो बहुत गरीब हैं और उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो जूते पहन सकें। स्मिथ जो एक खिलाड़ी है, इन्होंने अपने गले में क्या कर रखा है? एक काला मफलर जैसा, जैसा कि सर्दियों में हम लोग सर्दी से बचाव के लिए अपने सिर पे, अपने चेहरे पे एक कपड़ा लपेटते हैं, उसे मफलर बोलते हैं। तो मफलर जैसा परिधान यानी कपड़ा पहना है जो ऐश्वेत लोगों के आत्म गौरव का प्रतीक है। स्मिथ को यह लगता है कि यदि ये मैं कपड़ा पहनता हूं तो इससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि जो काले लोग हैं उनके आत्म गौरव का प्रतीक जो है वो ये काला कपड़ा है। और कार्लोस ने मारे गए ऐश्वेत लोगों की याद में, यानी वहां जो नागरिक अधिकार आंदोलन चले हैं उसमें बहुत सारे लोग क्या हुए हैं अमेरिका में, मारे भी गए हैं। तो कार्लोस नाम का जो खिलाड़ी है उसने मारे गए उन लोगों की याद में क्या कर रखा है? काले मनकों की, मन के मतलब जिनको अपन लोग मणिये बोलते हैं, उनकी एक माला जो है वो पहन रखी है। और अपने इन प्रतीकों के तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति, सबसे बड़ी बात ये क्या शो करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने, कि अमेरिका जो है वो रंग को आधार बना करके भेदभाव करता है। अमेरिका में रंग को लेकर लोगों के साथ भेदभाव होता है। यही चीज ये खिलाड़ी यहाँ पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? कि रंग भेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की है। पूरे विश्व समुदाय का ध्यान वो इसलिए खींचना चाहते हैं, इस बात पर खींचना चाहते हैं कि अमेरिका में रंग को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव होता है।
काले दस्ताने और जो बंधी हुई मुट्ठियां हैं वो ऐश्वेत शक्ति का प्रतीक है। यानी ऐश्वेत लोगों को एक तरह से ये लगता है कि हमारे जो ये काले दस्ताने और हमारी जो बंद मुट्ठियां हैं वो ये दिखा रही है कि सारे ऐश्वेत क्या हैं, एक हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। और रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक, यानी जो 2 नंबर का मेडल इस प्रतियोगिता में मिला है वो है रजत पदक, और उसको जीतने वाला खिलाड़ी अमेरिका का नहीं है, वो एक ऑस्ट्रेलिया देश का है और उसका नाम है पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन भी क्या करते हैं, इस समारोह में अपनी जर्सी पर, यानी जो टी शर्ट वो पहन रखते हैं खिलाड़ी लोग, उसे हम लोग जर्सी भी कहते हैं, अपनी जर्सी पर क्या लगा रखा है उन्होंने, मानवाधिकार का बिल्ला लगा रखा है। मतलब वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी मानवाधिकारों का समर्थक हूं, और इसलिए अपनी शर्ट पे उन्होंने एक खास लोगो लगा रखा है जिसमें वो मानवाधिकारों की पैरवी करते प्रतीत होते हैं। और पीटर नॉर्मन चूंकि अमेरिकी खिलाड़ी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी पीटर नॉर्मन ने अमेरिका के इन दोनों खिलाड़ियों के प्रति क्या जताया, अपना समर्थन जताया। मतलब पीटर नॉर्मन को भी लग सकता है कि ये जो खिलाड़ी करना चाह रहे हैं अमेरिका के लिए वो ठीक है, अपने अधिकारों की मांग को लेके ये इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके इस प्रदर्शन में मैं भी इनका साथ दूंगा। अब आगे क्या कह रहा है कि आप क्या मानते हैं इस चीज को, क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा, जो दोनों अमेरिकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने अमेरिकी समाज के इस आंतरिक मामले को यदि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया तो क्या ये उचित है, क्या माना जाए इसे, क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? तो देखिए, पहले सवाल का जवाब ये होगा कि अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को यदि कार्लोस और स्मिथ ने एक अंतरराष्ट्रीय मंच पे उठाया तो ये उचित ही कहा जाएगा, क्योंकि किसी भी देश में यदि रंग को लेकर के इतना बड़ा भेदभाव होता है, और वो भी उस देश में जो अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन कहता है, लोकतंत्र के सर्टिफिकेट्स पूरी दुनिया में वो बांटता है, वो ये तय करता है कि कौन सा देश लोकतांत्रिक है कौन सा नहीं है, यदि उस देश में अपने यहाँ जमीनी स्तर पर इतना बड़ा भेदभाव रंग के आधार पर लोगों के बीच में हो रहा है तो निश्चित रूप से क्या है, ये एक नाइंसाफी है। और इस चीज को विश्व समुदाय का ध्यान खींचने के लिए, इस चीज की ओर विश्व समुदाय को आकर्षित करने के लिए कार्लोस और स्मिथ ने आज इस मंच का इस्तेमाल किया है, तो हम उनके इस काम को ठीक कह सकते हैं। दूसरी चीज जो है, दूसरा सवाल यह है कि क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? नहीं, हम लोग इस काम को राजनीतिक नहीं मान सकते, क्योंकि एक खिलाड़ी जो रहता है उसका एक अलग प्रोफेशन रहता है, उसका एक अलग क्षेत्र रहता है, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि स्मिथ और कार्लोस के इस काम को कोई राजनेताओं का समर्थन रहा होगा अथवा किन्हीं राजनेताओं ने उनको ऐसा करने के लिए उकसाया होगा। पीटर नॉर्मन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो न तो अमेरिकी है और ना ही ऐश्वेत है, मतलब उनका रंग भी क्या नहीं है, काला नहीं है पीटर का, अमेरिका के भी रहने वाले भी नहीं है, तो क्यों इस विरोध में वो शामिल हो गए? मतलब पीटर ने भी इन अमेरिकी खिलाड़ियों का साथ क्यों दिया? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अब दो चीजें, पीटर ने साथ क्यों दिया और क्या आप उन खिलाड़ी यानी पीटर की जगह होते, पीटर की जगह यदि हम होते तो क्या हम उन खिलाड़ियों का साथ देते? बिल्कुल, इसका जवाब ये हो सकता है कि हम भी यदि पीटर की जगह होते तो इस मामले में हम लोग पीटर के साथ होते, उनका साथ देते, क्योंकि अमेरिका अपने देश के नागरिकों के साथ में जो कुछ कर रहा है, रंग भेद की नीति पर वो चल रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत गलत चीज है, बहुत खराब चीज है। और एक ऐसे देश को जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का समर्थक मानता है, उस देश के लिहाज से ये चीजें शोभनीय नहीं है। इसलिए हम भी क्या करते, कार्लोस और स्मिथ का साथ जो है वो पीटर की तरह जरूर देते। लेकिन एक सवाल और जो ये कह रहा है कि भाई पीटर जो है वो ना तो अमेरिकी है और फिर ना ही ऐश्वेत है, तो वो इस विरोध में शामिल क्यों हो गए? हो सकता है एक साथी खिलाड़ी होने के नाते पीटर ने कार्लोस और स्मिथ की भावनाओं को समझ लिया हो और इस कारण उन्होंने एक साथी खिलाड़ी होने के नाते स्मिथ और कार्लोस का साथ देने का
फैसला किया हो। अब जो आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो घटनाक्रम अभी रहा उसको किस वे में लिया गया, ये क्या चीज दिखाई गई है, आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है, जो ये ओलंपिक गेम करवाता है, उस संघ का नाम है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। उन्होंने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को, इस तरीके को, इस समझदारी को क्या माना? ओलंपिक भावना के विरुद्ध माना। मतलब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ये कहता है कि अमेरिकी खिलाड़ी जो है स्मिथ और कार्लोस ने जो चीज की है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो बयान उन्होंने ओलंपिक खेल भावना के विरोध में दिया है, या ये चीज जो है वो ओलंपिक खेल भावना को क्या करती है? उसके नियमों का उल्लंघन करती है। इसलिए उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था और उन्हें दोषी बताते हुए क्या कहा? उनके पदक वापस ले लिए। स्मिथ और कार्लोस के पदक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने वापस ले लिए कि भाई आप लोग दोषी हो, आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था, आपने ये बयान दिया तो ये खेल भावना के विरुद्ध है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के नियमों का भी आपने उल्लंघन किया। नॉर्मन को भी अपने इस फैसले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और क्या होता है, अगली बार जब भी ओलंपिक खेल होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश जो है उसकी टीम में पीटर को जगह नहीं मिलती है। मतलब पीटर का सिलेक्शन, चुनाव उन खिलाड़ियों में नहीं होता है जो ऑस्ट्रेलिया की ओर से अगले ओलंपिक में खेलने के लिए जाएंगे। और इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति क्या किया? पूरी जो दुनिया है उसका ध्यान खींचने में सफलता पाई। मतलब ये जो काम किया पीटर, स्मिथ और कार्लोस द्वारा, उससे पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि आखिर अमेरिका जो कर रहा है वो सही नहीं है। वो अपने लोगों के साथ में जो रंग को लेकर के भेदभाव कर रहा है वो निश्चित रूप से मानव समुदाय के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इस बात को शायद दुनिया पहली बार समझने में कामयाब हो पाई। और हाल ही में जो एक यूनिवर्सिटी है वहां पर जिसका नाम है सेन होज यूनिवर्सिटी, उसने क्या किया, जहां ये दोनों खिलाड़ी पढ़े थे, दोनों अमेरिकी खिलाड़ी पढ़े थे, स्मिथ और कार्लोस, इन दोनों का क्या किया गया? वहां पर अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी मूर्ति लगवाई गई। और जब 2006 में उस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में वो दोनों अमेरिकी खिलाड़ी स्मिथ और कार्लोस भी थे। देखिए यूनिवर्सिटी ने स्मिथ और कार्लोस के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया, उन्हें सम्मानित किया और उसके बाद अपनी कैंपस में, अपने परिसर में, विश्वविद्यालय परिसर में उनकी मूर्तियां बनवाई। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जब हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात ये देखिए, 1968 और 2006 बहुत लंबा टाइम है। इतने गैप के बाद जब वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नॉर्मन जो है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में किस किस का नाम है? स्मिथ और कार्लोस का नाम है। रियल में यदि देखा जाए तो ऐसे उदाहरण देखने में बहुत कम मिलते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस खिलाड़ी ने आपके रंग भेद की बात को लेके एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपका साथ दिया, उन अमेरिकी खिलाड़ियों ने भी उनकी इस भावना को समझते हुए, उनकी इस वफादारी को, उनकी इस कदरदानी को समझते हुए उनकी अर्थी को कंधा देने का फैसला किया कि बशर्ते आज पीटर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं की आत्मा जो है उनको ये चीज बहुत अच्छी लगेगी कि किस हिसाब से हमने एक खेल भावना का परिचय देते हुए साथी खिलाड़ियों के नाते एक गलत चीज का विरोध किया और आज इस लेवल पे हम लोग आए हैं कि पीटर जब दुनिया छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी अंतिम यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जो साथ पीटर ने दिया था स्मिथ और कार्लोस का, उस साथ का कर्ज एक तरह से स्मिथ और कार्लोस ने पीटर की अंतिम यात्रा में शामिल होकर चुकता कर दिया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये नाम दो तीन आपके आए हैं उन सबको समझने का प्रयास करेंगे कि ये नागरिक अधिकार आंदोलन होता क्या है और इन सब चीजों को लेकर के दुनिया की जो प्रतिक्रियाएं रही हैं वो कैसी रही हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। ये श्वेत शक्ति आंदोलन जो रहता है, नागरिक अधिकार आंदोलन जो रहता है, उन सब बातों पे थोड़ा सा अपन लोग गौर करते हैं। जैसे एक ये देखिए कार्टून बना हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि कार्लोस और स्मिथ को मेरा सलाम, क्या मेरे अंदर ऐसा कर पाने का साहस तभी होगा, होना चाहिए। एक विद्यार्थी के नाते यदि इस तरह की गलत चीजें आप जहां कहीं भी देखते हो तो निश्चित रूप से आपको क्या करना चाहिए, इन चीजों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपका ये विरोध एक नई पहल की शुरुआत कर सकता है जो आपके लिए ना सही लेकिन किसी और के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं वो एक विद्यार्थी के नाते आपको करनी चाहिए और ऐसा हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो बात बोले भेद खोले हैं, इसके अंतर्गत आपको क्या दिखाने का, क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है वो देखिए। एफ्रो अमेरिकी एक नाम आया था, उसमें क्या कह रहा है, एफ्रो अमेरिकन ऐश्वेत अमेरिकी या ऐश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है, काम में लिया जाता है, जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। यानी ये वास्तव में वो लोग हैं, एफ्रो अमेरिकी वो लोग हैं जो अफ्रीकी मूल के हैं और उन्हें 17वीं से 19वीं सदी तक अमेरिका में लाया गया था, एक तरह से नौकर का काम करने के लिए गुलाम बनाकर उन्हें लाया गया था। ये नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है जो अमेरिका में 1954 से लेकर 1968 तक चलता है, वो देखिए। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य क्या है, एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। यानी अमेरिका में किस प्रकार का आंदोलन जो चला जिसका मकसद क्या है कि अफ्रीका में नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसकी क्या की जानी है, समाप्ति की जानी है। इस बात को लेकर वहां जो आंदोलन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में, यानी ये आंदोलन किसके नेतृत्व में किया लोगों ने, ये उस व्यक्ति का नाम है मार्टिन लूथर किंग। तो प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम के लिहाज से, इसे आप लोग अच्छी तरह समझना, ध्यान में रखना कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, उसकी अगुवाई किसके द्वारा की गई थी। तो ये नाम क्या है आपका, मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। मतलब लोग जब ये आंदोलन कर रहे थे तो उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मार काटना नहीं था, अहिंसक था। पूरी तरह से उन्होंने अहिंसक तरीके से बिना कोई हिंसा के इस आंदोलन को अंजाम दिया और इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः अमेरिका में क्या हुई, सफल हुई। यानी इस कानून के अंतर्गत, इस आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने ये कहा कि अमेरिका में जो ऐसे कानून है जो क्या करते हैं, नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं, उनकी समाप्ति होनी चाहिए। इसके बाद ऐश्वेत शक्ति आंदोलन जो है वो क्या है, यह 1966 में उभरा और 75 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था, ज्यादा अग्रेसिव था, ज्यादा हिंसात्मक था और इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए यदि हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। यानी अमेरिका के लोग यदि आसानी से रंग भेद को समाप्त नहीं करते हैं तो उस चीज को समाप्त करने के लिए यदि ऐश्वेत लोगों को हत्याएं करनी पड़े, मारकाट करनी पड़े, तो इस चीज में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो इस चीज को लेके ये आंदोलन वहां पे हुए थे। अब ये वो तस्वीर है जब सैन होज यूनिवर्सिटी में स्मिथ और कार्लोस की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां जो हैं वो लगाई गई हैं और इनका सम्मान उस यूनिवर्सिटी में इसलिए किया गया कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आगे आए थे। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि समानताएं, असमानताएं और जो विभाजन है वो हमारे समाज में हमें किस रूप में देखने में मिलता है।
जैसे ये कि उदाहरण अभी जो इसने हमें ऊपर दिया वो ये बता रहा है कि खिलाड़ी जो है वो सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यदि ये बात हम लोग अमेरिका के लेवल पे देखें तो वो खिलाड़ी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, किसका, सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि ये जो भेदभाव है उसका आधार क्या नस्ल या फिर रंग ही होता है? तो नहीं, इस भेदभाव के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीकों के जरिए ये भेदभाव किया जा सकता है। पिछले 2 अध्यायों में हमने जो पढ़ा वो था सामाजिक बंटवारे के कुछ ऐसे स्वरूप, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने देखा कि वहां किस तरह से जो क्षेत्रीय विभाजन है और वो वहां के उन देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और उनके समाज में मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। श्रीलंका में जो यह बंटवारा है वो भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है, जबकि बेल्जियम में इसका आधार क्या है कि सिर्फ भाषा, जबकि श्रीलंका में भाषा भी उसका आधार है और क्षेत्र भी आधार है। इस प्रकार जो हर समाज है उसमें क्या है, जो सामाजिक विविधता है ना, सोशल डाइवर्सिटी जो है, उसके क्या हो सकते हैं, अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं। मतलब सामाजिक विविधताओं के कोई एक नहीं बल्कि अनेक रूप हो सकते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमें बताएगा कि सामाजिक जो भेदभाव है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, रियल में वो भेदभाव पनपते कैसे हैं। तो ये कह रहा है कि सामाजिक जो विभाजन है अधिकांशतः जन्म पर आधारित होते हैं। यानी समाज में जो अपने विभाजन है ना उनकी बड़ी वजह क्या है, जन्म। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं रहता। जिस समुदाय में हमारा जन्म हो जाता है हम उसी समुदाय के सदस्य माने जाते हैं, और हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के क्या हो जाते हैं, सदस्य, कि हमारा हमारा जन्म जो है वो उस खास समुदाय में हुआ है या फिर उस समुदाय के किसी एक खास परिवार में हुआ है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव है हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री है या पुरुष, लंबा है या छोटा, उसकी चमड़ी का रंग कैसा भी हो, यानी अलग अलग उनकी चमड़ी का रंग होता है, उनकी जो शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं हैं वो भी अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के जो सामाजिक विभाजन है वो सिर्फ किस पर आधारित नहीं होते, जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। मतलब हमें क्या पसंद है, हम किस चीज का चुनाव करते हैं, कुछ चीजें इससे भी फिक्स होती है, तय होती है। कई लोग जो हैं वो अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का धर्म भी चुन सकते हैं। यानी जो धर्म उनके माँ बाप का रहता है उससे अलग धर्म वो चुन सकते हैं। और हम सभी लोग अपनी पढ़ाई के विषय, मतलब आप अपनी पढ़ाई जो है वो किस स्ट्रीम से करना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट आपको पसंद है, खासतौर से 10th के बाद आप लोग किस विषय की अथवा किन किन विषयों की पढ़ाई करना चाहते हो, ये फैसला आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो पढ़ाई के विषय, पेशे, मतलब आप किस तरह का पेशा अपनाना चाहते हैं, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी कौन सी खेल में रुचि है, और आपको किन सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है, ये चीज आप अपनी पसंद से फिक्स करते हैं। और इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं, और ये समूह किस पर आधारित नहीं होते हैं, जन्म पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि ये लोगों की पसंद पर आधारित होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हर जो सामाजिक विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। मतलब समाज में सामाजिक विभिन्नता बहुत तरह की होती है, लेकिन हर विभिन्नता जो है वो किसका रूप नहीं लेती है, विभाजन का। हर विभिन्नता आपको बांटती नहीं है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं हमें क्या करती हैं, कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच में पुल का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। यानी विभिन्नताएं जो हैं वो आपको हमेशा बांटती नहीं है, विभाजन की ओर नहीं लेके जाती है। कई बार ये विभिन्नताएं आपको जोड़ने का काम भी करती हैं। और
विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं कि हमारे समुदाय से या समूह से बाहर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पसंद की है लेकिन वो किसी दूसरे समुदाय में है, या फिर ऐसी कौन सी असमानताएं हमारे बीच में जो किसी दूसरे समुदाय के अंतर्गत भी हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से सम्मान थे। किस हिसाब से सम्मान थे? कि वो दोनों अमेरिकी खिलाड़ी हैं, प्लस वो दोनों क्या हैं? अश्वेत हैं, काले रंग के हैं, और यानी ये दोनों क्या हैं? एफ्रो अमेरिकी थे। जबकि नॉर्मन नाम का जो खिलाड़ी है वो क्या है? वो श्वेत है। पर इन तीनों में एक ही समानता थी, क्या? कि वो क्या नहीं चाहते थे? नस्ल पर आधारित जो भेदभाव है वो उन्हें पसंद नहीं था। नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध उन तीनों के मनमानस में था, और इसीलिए ये बात इन तीनों के बीच में क्या है? सम्मान है। जबकि असमानता क्या है? कि वो रंग के आधार पर अलग अलग रंग वाले खिलाड़ी थे, क्षेत्र के आधार पर अलग अलग देशों के खिलाड़ी थे, लेकिन सबसे चीज जो रही है वो ये कि वो रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करते हैं। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते। धर्म बशर्ते उनका एक हो सकता है, लेकिन उनका समुदाय जो है वो एक हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनकी जाति जो है या उनका जो पंथ है वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। मतलब बशर्ते आप एक समुदाय के हो, या आपका समुदाय अलग अलग हो सकता है, और ऐसा होते हुए भी आपका पंथ एक हो सकता है, आपकी जाति एक हो सकती है। दूसरा ये कि आपका समुदाय जो है वो एक नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी आपके बीच में जो और लोग रहते हैं उनसे आपका संबंध जो है वो एक समुदाय के सदस्य के नाते स्थापित हो सकता है। कहने का मतलब समुदाय जो है उसका आधार सिर्फ जाति और पंथ ही नहीं होता है। अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस करें, यह जरूरी नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि आपका धर्म तो बशर्ते अलग अलग हो सकता है, लेकिन चूंकि आपकी जब जाति एक है तो ऐसा होने के कारण आप अपने आप को क्या मानते हैं? एक समुदाय दूसरे को क्या मानता है? दूसरे के करीब मानने लगता है। और एक ही परिवार के अमीर और गरीब जो हैं उनके बीच में बहुत गहरा संबंध नहीं रहता, क्योंकि सभी लोग जो हैं उनके सोचने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। अमीरों को लगता है हमारी संगति अमीर लोगों से रहनी चाहिए, हम गरीबों के साथ में अच्छे संबंध नहीं रख सकते। लेकिन सामाजिक विभाजन की जब अपन लोग बात करें हैं तो उस सामाजिक विभाजन के आधार में कोई एक ही चीज मुख्य नहीं है। मतलब आपका रंग, आपकी जाति, आपका धर्म, आपका अमीर अथवा गरीब होना, केवल यही चीजें सामाजिक विभाजन का आधार नहीं बनती है। बहुत सारी चीजें, मतलब एक नहीं बल्कि अनेक चीजों के जरिए सामाजिक विभाजन हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा क्या होती है? पहचान होती है। यानी जब हम लोग समाज में रहते हैं तो आपकी पहचान केवल इसलिए नहीं होती कि आप लोग किसी खास समुदाय के हैं, आप लोग किसी खास जाति से आते हैं, आपका कोई रंग जो है वो सफेद अथवा काला है, अथवा आप अमीर अथवा गरीब हैं। केवल ये आधार नहीं होते हैं अपनी पहचान के, बल्कि बहुत सारे आधार होते हैं। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से ये विभिन्न आधार आपके बीच में या आपके बीच में मौजूद रहते हुए भी आपको ये महसूस करवा सकते हैं कि हम सब एक हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि विभिन्न जो सामाजिक समूहों के लोग हैं उनके बीच में भी क्या हो सकता है? बहुत सारे समूहों का मिश्रण हो सकता है। यानी एक ही सामाजिक समूह के जो लोग हैं वो दूसरे से, तीसरे से, चौथे समूह से भी क्या हो सकते हैं? संबंधित हो सकते हैं। और दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान क्या होती है? एक अलग रूप धारण करती है। यानी जिस संदर्भ की भी हम लोग बात करें उस संदर्भ में हमारी पहचान जो है वो एक अलग रूप में निकल करके सामने आती है। अब इन चीजों को दिखाने के लिए यहां एक और कार्टून दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए।
ये एक व्यक्ति है जिनके हाथ में कुल्हाड़ा है और इनका गर्दन और सिर जो है वो नहीं दिखाया गया है। तो इस पिक्चर में क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ ये बात बहुत स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक विभाजन का कोई एक तरीका नहीं होता, यानी इस व्यक्ति के क्या नहीं है, चेहरा नहीं है। और चेहरा नहीं है तो ये क्या है, कौन व्यक्ति है, ये हम ये निश्चित नहीं कर पाते। इसी प्रकार समाज में जो विभाजन होते हैं, अपने सामाजिक जो विभाजन है, उसके एक नहीं होकर के अनेक रूप हैं और वही इसमें दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अब आगे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो विभिन्नताएं हैं वो सामंजस्य और टकराव का रूप कैसे लेती हैं, यानी विभिन्नताओं में क्या तालमेल हो सकता है और क्या विभिन्नताएं हमेशा एक दूसरे से टकराव ही करती हैं। इस चीज को लेकर क्या कहा जा रहा है, सामाजिक विभाजन तब होता है, कब होता है, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। मतलब एक ही समाज के अंतर्गत रहने वाले लोगों को ये लगने लगता है कि अपने बीच में दूरियां इतनी ज्यादा हो गई हैं, अपने बीच में विभिन्नताएं इतनी ज्यादा हैं कि हम किन्हीं से विभिन्नताओं के मामले में बड़े हैं या हम किसी समुदाय से ऊपर हैं और बाकी लोग अपने नीचे हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन बन जाता है, यानी वहां समाज, अमेरिका का जो समाज है वो किस बात को लेकर विभाजित है, रंग को लेकर के। क्योंकि अश्वेत लोग वहां जो हैं वो आमतौर पर क्या हैं, अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं वो गरीब हैं, बेघर हैं और इसी कारण वो क्या होते हैं, भेदभाव का शिकार भी होते हैं। हर देश की अपनी कुछ इसी तरह की कहानियां हैं। भारत की अपन लोग बात करें तो भारत के बारे में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे देश में भी दलित समुदाय के जो लोग हैं, नीची जातियां जो हैं, वो जिस समुदाय से संबंध रखती है उसे हम लोग कहते हैं दलित समुदाय। तो भारत के अंदर भी दलित समुदाय के लोग जो है ना वो आमतौर पर क्या है, गरीब है और गरीब होने के कारण उनके पास क्या नहीं है, जमीनें नहीं है, भूमिहीन भी है वो। और इसी कारण उन लोगों को अक्सर क्या होता है, भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। यानी एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह रहने वाले लोगों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो उनके बीच में अंतर पैदा कर देती है। वो रंग हो सकता है, वो धर्म हो सकता है, वो उनकी जाति हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो सत्ता हो सकती है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो विभाजन की वजह बनती हैं। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक विभाजन का कोई एक तरीका नहीं है, एक प्रकार का नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे प्रकार से हो सकता है। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी भी एक समुदाय के अंतर्गत है ना बहुत सारी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, तो फिर ऐसे में किसी भी एक समूह के लिए अपने आप को अलग दिखा पाना, अपनी एक अलग पहचान बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इसका मतलब है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दों पर उनके नजरिए में अंतर भी हो सकता है। यानी उस समुदाय के लोग किसी एक बात को लेकर तो क्या है, सारे एक मत हैं, लेकिन दूसरी बात को लेकर के उनके बीच में क्या है, मत विभाजन है। और उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, हम लोग देख पाएंगे कि इनमें क्या दिक्कतें हैं। ये दोनों ही क्या है, ईसाई बहुल देश हैं। किन देशों का जिक्र हो रहा है यहाँ, एक देश है आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड, और उत्तरी आयरलैंड में इस चीज को लेके क्या है, वहां विभेद है। किस बात को लेकर विभेद है, वो देखिए। उत्तरी आयरलैंड
और नीदरलैंड, इन दो देशों के एग्जांपल से देखेंगे कि ये दोनों ही क्या है, ईसाई बहुल देश हैं। इन दोनों में ईसाई धर्म की मान्यता है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बंटे हैं, यानी ये ईसाई धर्म की दो शाखाएं एक तरह से। कुछ लोग वहाँ प्रोटेस्टेंट शाखा के हैं, प्रोटेस्टेंट को मानते हैं, मान्यता है उनके बीच में इसकी, और कुछ लोग वहाँ क्या है, कैथोलिक शाखा के मान्यता वाले हैं या कैथोलिक शाखा को मानते हैं। और इस कारण क्या है, उनके बीच में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, यानी उन लोगों का जो वर्ग और धर्म है उसको लेके उनके बीच में क्या है, गहरी समानता है। समानता किस बात को लेकर के कि वो जो लोग हैं वो एक ही धर्म के मानने वाले हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं। और वर्ग की अपन लोग बात करें तो यहाँ हो सकता है कि वो अमीर वर्ग है अथवा गरीब वर्ग है, इस चीज को आगे हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है, जबकि नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा कोई मेल दिखाई नहीं पड़ता। मतलब वहां के जो लोग हैं ना, नीदरलैंड के लोग, वो धर्म और वर्ग के लिहाज से एक दूसरे से अलग है, उनमें कोई समानता नहीं है। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। मतलब उत्तरी आयरलैंड में जो लोग प्रोटेस्टेंट हैं हो सकता है वो अमीर हैं, जबकि नीदरलैंड में अपन लोग देखते हैं तो जो प्रोटेस्टेंट अथवा कैथोलिक हैं उन दोनों में ही अमीर भी हैं और दोनों में ही गरीब लोग भी हैं, यानी कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है नीदरलैंड में कि भी प्रोटेस्टेंट लोग वहां गरीब हैं या फिर कैथोलिक लोग वहां गरीब हैं। नीदरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दोनों में ही क्या है, अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। और इसका परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम लोग देखते हैं उत्तरी आयरलैंड का एग्जाम्पल, तो उत्तरी आयरलैंड में क्या है, वहां का देखिए जो कैथोलिक समुदाय है वो गरीब है, और इसी कारण लंबे समय से वहां कैथोलिक समुदाय के साथ में क्या होता आया है, भेदभाव होता आया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उत्तरी आयरलैंड के लोग है ना वो वर्ग और धर्म को लेकर के बहुत साफ बंटे हुए हैं। हालांकि वो दोनों ही वर्ग जो हैं, अमीर और गरीब जो हैं, वो ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में भी क्या है, वहां कुछ लोग ईसाई धर्म की प्रोटेस्ट जो शाखा है, प्रोटेस्टेंट शाखा है, उसको मानते हैं, कुछ लोग वहां कैथोलिक शाखा को मानते हैं। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में वहां अंतर है। दूसरी बात, प्रोटेस्टेंट वहां के क्या है, अमीर हैं, और कैथोलिक वहां क्या है, गरीब है। तो ये दो बड़े विभाजन की वजह बने आयरलैंड में ये दोनों चीजें। जबकि नीदरलैंड में क्या है, वहां के जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं उन दोनों में क्या है, अमीर भी है और गरीब भी है, इसलिए वहां इस चीज को लेकर लोगों में बहुत अंतर नहीं है। और यही वजह रही है कि नीदरलैंड में इस चीज को लेकर वहां कोई मारकाट नहीं हो रही है, जबकि आयरलैंड में क्या होती है, वहां अमीर व गरीबों को लेकर अथवा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों को लेकर के बहुत मारकाट होती है। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुंथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है, जैसा कि उत्तरी आयरलैंड में हुआ। और जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में मौजूद होती है, विद्यमान होती है, तो उन्हें संभालना अपेक्षाकृत क्या होता है, आसान होता है। यानी उन सामाजिक विभिन्नताओं को आप अच्छे तरीके से संभाल सकते हो यदि वो कई समूहों में मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ये देखने में आता है कि आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के जो विभाजन है वो दिखाई पड़ते हैं। देश बड़ा हो या छोटा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफी बड़ा देश है और उसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। जबकि बेल्जियम क्या था, बेल्जियम के बारे में हमने देखा था, वो बहुत छोटा देश है, पर वहां भी क्या है, अनेक समुदायों के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, ऐसे समाज को क्या बोलते हैं अपन लोग, समरूप समाज। यानी जिस देश में रहने वाले जो अधिकतर लोग हैं वो क्या होते हैं, एक ही नस्ल या संस्कृति के हों, उन्हें हम लोग समरूप समाज वाले देश कहते हैं। जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण तेजी से इन चीजों में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। मतलब किसी भी जो देश की मूल संस्कृति है
वो वैसी नहीं रहती है, समय के साथ में उसमें बदलाव आता है, और वहां के लोगों का रंग जो है वो भी इससे क्या होता है, बदलाव की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि किसी भी देश के अंतर्गत यदि गोरे रंग वाले लोग रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बाहर के देशों से आए हैं, उनका रंग कम गोरा हो या वो काले हो, तो उस देश में क्या नहीं होगा, केवल एक रंग वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से ज्यादा रंग वाले लोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से बाहर से आने वाले लोग अपनी जो संस्कृति है उसको भी साथ लेकर आते हैं, और इसी वजह से किसी भी देश की जो मूल संस्कृति है उसमें समय के साथ में क्या आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोगों के कारण ये चीजें संभव होती है। और ऐसे लोग जो बाहर के देशों से किसी भी देश में पहुंचते हैं, अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, और उसमें अपना अलग समुदाय बनाने की भी क्या होती है, ऐसे लोगों में अपना एक अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति जो है वो भी जोर पकड़ती है। और इस हिसाब से आज दुनिया के जो अधिकतर देश हैं वो क्या हो गए हैं, मल्टी कल्चरल हो गए हैं, बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी केवल एक ही संस्कृति हो, बल्कि उसमें कई संस्कृतियों को मानने वाले लोग जो हैं वो हमें नजर आते हैं। अब यहाँ बात बोले वेद खोले में क्या बता रहा है आपका समरूप समाज, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि समरूप समाज से आप क्या समझते हैं। क्या बताएंगे हम लोग, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं क्या ना हो, ज्यादा गहरी ना हो, ऐसे समाज को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप समाज बोलेंगे। इसके बाद हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सामाजिक विभाजन है उनको लेकर के किस तरह की राजनीति होती है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति क्या है, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना होता है। पहली नजर में यानी जब हम लोग इस चीज को बहुत ऊपरी तौर से देखते हैं तो हमें लगता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत ही क्या होता है, खतरनाक और विस्फोटक होता है। यानी इस मायने में हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक विभाजनों को राजनीति की हवा नहीं लगनी चाहिए, सामाजिक विभाजन राजनीति के मंच तक नहीं आने चाहिए, ये चीजें राजनीति से अलग रहें तो ही अच्छा होता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है, क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियां क्या लड़ती है, सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ती है, इसलिए उनके बीच में क्या रहता है, एक कॉम्पिटिशन रहता है। और इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज बहुत आसानी से फूट का शिकार बन सकता है। जब आपके किसी सामाजिक विभाजन को राजनीतिक पार्टियां हवा दे दें, उन्हें ऊपर उठा ले, उन्हें एक मुद्दा बना दे, तो इससे कोई भी समाज जो है, कोई भी देश जो है वो टूट सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन जो है वो राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है। यानी आपका वो विभाजन जो एक समाज के लेवल पे है वो कहां चला जाएगा, राजनीति के लेवल पे चला जाएगा। और राजनीतिक विभाजन होने से अक्सर क्या हो सकता है, आपके देश का विभाजन भी हो सकता है, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है, जैसा कि कई देशों में ऐसा हो चुका है। युगोस्लाविया एक इसी प्रकार के देश का उदाहरण है, जहां पर सामाजिक जो विभाजन है उन्हें राजनीतिक रूप जब मिला तो उस देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे ये जो परिणाम है, मतलब सामाजिक विभाजनों के जो राजनीतिक परिणाम है, इनका दायरा क्या है, इनकी सीमा क्या है। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लेकर देखते हैं, जिसका जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा, मतलब उत्तरी आयरलैंड जो है वो किस देश का हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन का, यूके का हिस्सा है। काफी लंबे समय से क्या रहा, हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। मतलब वहां क्या हुआ है, लंबे समय से लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं, वहां की जातियों के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, और ये वजह जो है वो राजनीतिक टकराव की भी बड़ी वजह बनी है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बंटी है। वहां के जो 53% लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं, और 44% लोग जो है वहां के वो रोमन कैथोलिक हैं। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन करती है वहां पर, नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं वहां की, कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों को क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट पार्टियां। और उनकी मांग क्या है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। मतलब नेशनलिस्ट पार्टियां ये कह रही हैं कि उत्तरी आयरलैंड को क्या कर दिया जाए,
आयरलैंड गणराज्य खाते में मिला दिया जाए, मतलब हमारी कोई ऐसी पहचान ना हो कि ये उत्तरी आयरलैंड है और ये बाकी आयरलैंड है, मतलब हमें एक राष्ट्र के रूप में एक कर दिया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। मतलब उत्तरी आयरलैंड में अधिकतर जो लोग हैं वो किसको मानते हैं, वो ईसाई धर्म की कैथोलिक शाखा को मानते हैं। प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं वहां के, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूनियनिस्ट पार्टियां, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। यानी प्रोटेस्टेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां जो हैं उनको हम लोग आयरलैंड में यूनियनिस्ट पार्टियां कहते हैं। और यूनियनिस्ट पार्टियां क्या कहती हैं कि भी हम किसके साथ रहें, हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे, हम इससे अलग होने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन जो है वो मुख्यतः कैसा देश है, प्रोटेस्टेंट शाखा की मान्यता वाला देश है। और यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान क्या हो चुके हैं, अलग अलग समय पर मारे भी जा चुके हैं। जो हिंसक झड़पें हुई हैं उनमें बहुत सारे लोग वहां मारे गए हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच में एक शांति समझौता होता है, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार कर ली कि भाई ये मारकाट का रास्ता हम लोग नहीं अपनाएंगे, ये अपने लिए उचित नहीं है। इसलिए वहां 1998 में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। यानी ये तो क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन ने अपने उन विभाजनों की गतिविधियों को समय रहते भांप लिया और उनसे वो भली भांति निपट गया। लेकिन जो युगोस्लाविया देश की बात ये बता रहा है उसमें ऐसा सुखद विभाजन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां धार्मिक और जो जातीय विभाजन था उसके आधार पर जो राजनीतिक होड़ शुरू हुई, उससे युगोस्लाविया क्या हो गया, कई टुकड़ों में बंट गया। तो ये चीज हमें बताती है कि सामाजिक विभाजन जो है वो यदि राजनीतिक लेवल तक चले जाएं तो किस हिसाब से किसी भी देश का विभाजन हो सकता है, यदि समय रहते इन चीजों को हम लोग ना भांपें और उचित कदम ना उठाएं। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष भी निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजनों का जो मेल है वो नहीं होना चाहिए। ये चीजें रियल में बहुत अधिक खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक दायरे से बचाया जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह होगी कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो। खैर ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, समाज में किसी भी किस्म का विभाजन न हो, यह संभव नहीं है। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। ये ऐसा हो सकता है, समाज विभाजित है हर देश का, लेकिन वो जो आपके समाज का विभाजन है वो राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति के द्वारा उसे अभिव्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपका सामाजिक विभाजन है राजनीति में अभिव्यक्त हो गया तो फिर वो देश के लिए कई प्रकार की मुश्किलें खड़ा कर सकता है, जैसा हमने युगोस्लाविया के एग्जाम्पल से देखा है। पर इसके साथ ही यह भी सच्चाई बताई जा रही है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की जो हर अभिव्यक्ति है वो फूट पैदा नहीं करती। यानी बहुत समझदार तरीके से, समझदारी भरे नजरिए से यदि राजनीति की जाए तो वो सामाजिक विभाजन की वजह नहीं बनती है, देश के विभाजन की वजह नहीं बनती है। हमने पहले देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी एक देश में अथवा भारत में सामाजिक विभाजन है, ऐसा दुनिया के हर देश में है। और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी इख्तियार करते हैं। कई बार इन सामाजिक विभाजनों को क्या मिल जाता है, राजनीतिक मंच मिल जाता है। और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को क्या चाहिए, वोट चाहिए। वो सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आने का रास्ता क्या है, वोट। इसलिए चुनावी समय में वो लोगों से क्या करते हैं, बड़े बड़े चुनावी वायदे करते हैं। और ऐसा कर पाना या ऐसा करना उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत संभव चीज है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। कहने का मतलब, राजनीति जब सकारात्मक तरीके से हो तो उसमें क्या होना चाहिए,
उसमें कुछ चीजें जो हैं वो हम लोग डाल सकते हैं, और वो ये हो सकती है कि आपके जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समुदाय हैं उनकी उचित मांगों को आप लोग क्या करें, सुने, और उन मांगों का क्या करें आप लोग, समय रहते समाधान करें। जैसा कि प्रत्येक देश में करने का प्रयत्न जो है वो वहां की राजनीतिक पार्टियां करती है कि जो विभिन्न समुदाय की वाजिब मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उन्हें वो सुने और उनके समाधान का रास्ता निकालें। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है, और इसके तहत एक समुदाय के लोग हैं वो आमतौर पर किसी एक दल को, जबकि दूसरे समुदाय के लोग जो हैं वो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं, दूसरी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन कई देशों में ऐसी भी पार्टियां हैं जो एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में पढ़ा है, और उसी के हित में राजनीति करती है। और ऐसा होने से आपका देश जो है वो विखंडित होने से बच पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब राजनीतिक पार्टियों को किसी भी एक समुदाय पर ध्यान न दे करके सब समुदायों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, और केवल किसी एक समुदाय के हित में राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी समुदायों को बराबर महत्व मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका देश बिना किसी समस्या के एकजुट रह सकता है, उसकी शासन व्यवस्था का संचालन बहुत शानदार तरीके से किया जा सकता है। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे जो ये सामाजिक विभाजन है वो होते कहाँ हैं, और इस संबंध में एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा सारी दुनिया में होता है, यूरोप में भी मुझे लगता है कि सामाजिक विभाजन तो भारत जैसे गरीब देशों में ही होता है। तो जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया भी गया था, सामाजिक विभाजन दुनिया के हर देश में देखने में आता है। देश आपका छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी महाद्वीप में आप लोग रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का हर देश अपने आप में सामाजिक विभाजनों का शिकार है, बंटा हुआ है, और भारत जैसे गरीब देशों में या भारत जैसे देशों में भी सामाजिक विभाजन है वो एक आम चीज है। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन सामाजिक विभाजनों से निपटने के लिए जो तीन आयाम हो सकते हैं अपने पास में, जो तीन पहलू हो सकते हैं, जो तीन चीजें हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं। और प्रश्न भी आपके आ सकते हैं परीक्षा में कि सामाजिक विभाजनों से निपटने वाले या सामाजिक विभाजनों का समाधान करने वाले तीन पहलू कौन से हैं, तीन चीजें कौन सी हैं। तो इनमें क्या बता रहा है कि सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति का परिणाम है वो मुख्यतः तीन चीजों पर निर्भर करता है, तीन चीजों पर निर्भर करता है। और तीन चीजों में जो पहली चीज है वो क्या है, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यानी लोग ये चाहते हैं कि उनकी पहचान हो, उन्हें लोग जाने, और ये उनकी जो पहचान बनाने की एक ललक जो है ये कोई गलत भी नहीं है, होना चाहिए। ऐसा यदि लोग करते हैं तो वो ठीक ही करते हैं। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी आप अपनी अलग पहचान जो बनाना चाहते हैं वो बनाइए, लेकिन उस अलग पहचान में आप उस दायरे को मत लांघिए, आप उस दायरे को मत पार करिए जहां आप खुद को बहुत अधिक विशिष्ट माने, बाकी लोगों से अलग माने, और ऐसा मानने के चक्कर में दूसरे समुदायों से आपका तालमेल बिठाना क्या हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो इस चीज से हमेशा आपको बचना चाहिए। जैसा कि बता रहा है कि जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग जो हैं वो खुद को सिर्फ और सिर्फ क्या मानेंगे, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के कंसेप्ट से बाहर निकल के वो क्या मान लें कि हम सब लोगों का, हमारा सबका धर्म क्या है, एक है, हम सब ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, तो वो शांत रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं। लेकिन यदि वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बात पर ही चिपके रहते हैं, उसी पर वो जमे रहते हैं, तो उनका शांत हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। आप लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत रहिए। आपको एक नहीं बल्कि अनेक नामों से, अनेक तौर तरीकों से, अनेक कार्यों के लिए जाना जाए, उसे हम लोग बहुस्तरीय पहचान कह सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस तरह की पहचान जो प्रत्येक व्यक्ति बना सकता है। लेकिन
जैसा कि हम बेल्जियम के अधिकतर लोग जो हैं उनके बारे में देखें तो बेल्जियम के लोग खुद को क्या मानते हैं, बेल्जियाई मानते हैं। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डच बोलते हैं या वो जर्मन बोलते हैं या वो फ्रेंच बोलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, वो अपने आप को एक बेल्जियम के नागरिक मानते हैं और इसीलिए उनका साथ रह पाना वहां बहुत संभव हो पाया है। जबकि इस नजरिए से लोगों को क्या होता है, साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजरिया रखते हैं, यानी हम भी क्या हैं, हम लोग भी क्या मानते हैं, कोई बिहार में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं, एक भारतीय मानते हैं। और यही जो चीज है वो हमें एकजुट रख पाने में सक्षम हुई है, या हम लोग इस नजरिए को लेकर जब सोचते हैं तभी हम लोग एकजुट रह पाते हैं। यानी भारत के लोग खुद को क्या मानते हैं, भारतीय मानते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हो, फिर उनका प्रदेश कुछ भी हो, क्षेत्र कुछ भी हो, उनका भाषा समूह कुछ भी हो, या वो किसी भी धर्म को माने अथवा उनका सामाजिक समुदाय कुछ भी हो। तो ये भारत जैसे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जातियां अलग अलग हैं, उनकी सामाजिक मान्यताएं परंपराएं अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने आप को क्या मानते हैं, वो एक भारतीय नागरिक मानते हैं। तो ये रही वो पहली चीज, 3 आयामों में पहली चीज क्या है, लोगों का अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। दूसरी चीज को जब हम लोग समझेंगे तो दूसरी चीज क्या आती है, जिसके प्रति नजरिया लोगों का अलग दिखाई देता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। यानी लोकतंत्र में हर समुदाय क्या करता है, राजनीतिक दलों के सामने, सरकारों के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आवाज उठाता है, लेकिन जरूरी ये रहती है कि वो राजनीतिक दल जो है वो उन मांगों को कैसे समझते हैं, उन्हें कैसे उठाते हैं, उसका समाधान वो उन्हें क्या सुझाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली मांगे और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। मतलब आपकी ऐसी वाजिब मांगे हैं जो संविधान के दायरे में आती है, आपकी ऐसी मांगे हैं जिन्हें मान लेने से किसी भी दूसरे समुदाय का कोई नुकसान नहीं होता है, तो उन मांगों को मान लेने में राजनीतिक दलों को क्या नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। मतलब इसको हम लोग वाजिब नहीं कह सकते कि श्रीलंका की सरकार सिर्फ क्या करती है, सिंहली समुदाय की का समर्थन करती है, सिंहली समुदाय की बातों को वो मानती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो वहां के तमिलों को अच्छी नहीं लगी। युगोस्लाविया का एग्जाम्पल हमने देखा, वहां भी क्या है, विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगे रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना संभव नहीं था। फलस्वरूप क्या हुआ, युगोस्लाविया का विभाजन हुआ, वो टूट गया। तो जरूरी चीज ये रहती है कि राजनीतिक दल जो हैं वो लोगों की मांगों को किस तरह से उठाते हैं, राजनीतिक दल उन मांगों को किस तरह से समझते हैं और उनका समाधान कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं जिसमें 2 फुटबॉल दी गई आपके सामने। एक फुटबॉल ऐसी जिसमें बीच बीच में काला रंग भी है और सफेद रंग भी है, जबकि दूसरी फुटबॉल में क्या है, एक तरफ केवल काला रंग है और दूसरी तरफ केवल सफेद रंग है। क्या दिखाने का प्रयास हो रहा है यहाँ, अथवा इन फुटबॉल के इन कलर के माध्यम से क्या दिखा रहा है, और इनमें से कौन सी स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी होती है। वो देखिए, भारत जैसे देश की अपन लोग यदि बात करें तो ऊपर वाली फुटबॉल जो है वो एक तरह से भारत का नमूना है। कहने का मतलब, अपने भारत में किसी भी जगह पर आप लोग देखें तो आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि यहाँ केवल एक ही जाति के लोग हैं, या एक ही धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, या यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, या यहाँ सिर्फ गरीब रहते हैं, या यहाँ सिर्फ सफेद रंग वाले लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, अपने देश के अंतर्गत अलग अलग लोग अलग अलग जगह विभिन्न समुदायों के बीच में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिक्सअप रहते हैं। जबकि ये जो स्थिति है ये वो एक तरह से उत्तरी आयरलैंड के एग्जाम्पल को दिखा रही है, यहाँ जहां उत्तरी आयरलैंड के लोग हैं वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 शाखाओं में बंटे हुए हैं। और आप मान लीजिए कि ये वो कैथोलिक हैं जो काले रंग को शो कर रहे हैं ना, ये वो कैथोलिक हैं, और व्हाइट रंग को जो शो किया जा रहा है वो वहां के क्या है, प्रोटेस्टेंट है। तो इस प्रकार का विभाजन जब उत्तरी आयरलैंड में हमें देखने में मिला, वो लोग धर्म और वर्ग को लेकर के बहुत ज्यादा बंटे हुए हैं, तो उनका साथ रह पाना किसी भी सूरत में क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए जो ऊपरी फुटबॉल है ये जो दिखाई गई है
ये किसी भी देश के सामाजिक विभाजनों के साथ बने रहने का अच्छा तरीका है और इसी प्रकार के सामाजिक विभाजन होने चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरी चीज क्या है उन सामाजिक विभाजनों के पहलुओं में। और तीसरी चीज जो बताई जा रही है वो है सरकार का रुख। यानी लोग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी मांगे उठाते हैं, तो सरकार उन मांगों से निपटती कैसे है वो देखिए। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, बेल्जियम की सरकार लोगों की मांगों के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत समझदारी से उन मांगों का समाधान करने की दिशा में वो बढ़ रही है। जबकि श्रीलंका की सरकार ने लोगों की मांगों को दरकिनार किया। उन्होंने सिंहली समुदाय के अलावा किसी भी दूसरे समुदाय की मांगों को सुनना और उस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, शासन क्या मान लेता है, शासन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सत्ता में क्या करेगा, बाकी लोगों की भागीदारी करेगा, बाकी लोगों को वो पावर देने को, उन्हें अपने साथ लेकर चलने को तैयार है। और अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से करे, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए कभी भी क्या नहीं बनते, खतरा नहीं बनते। यानी आपके देश के अंतर्गत जो भी कम संख्या वाले लोग रहते हैं, आप उनके प्रति पूरा सम्मान रखिए, आप उनकी मांगों को सुनिए, आप उनकी मांगों का समाधान करिए। और बाकी लोगों को, यानी शासन क्या करे, सत्ता में सब लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार रहे। तो किसी भी प्रकार से ये जो सामाजिक विभाजन है वो आपके देश के लिए मुसीबत नहीं बनते हैं। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। यानी आपकी सरकार उन मांगों को सुनते हुए अनदेखा कर देती है, दरकिनार कर देती है, और वो क्या तर्क देती है कि इससे राष्ट्र की एकता जो है ना वो संकट में पड़ जाएगी। तो इस तरह की मांग को, यानी लोगों की वाजिब मांग को भी राष्ट्रीय एकता के नाम पे यदि किसी देश की सरकार दबाती है तो अक्सर एक समय के बाद उसके परिणाम क्या आते हैं, विपरीत आते हैं, उल्टे आते हैं। और ताकत के दम पर किसी भी देश में एकता बनाए रखने की जो कोशिश है वो उस देश को निश्चित रूप से किसकी ओर ले जाएगी, विभाजन की ओर ले जाएगी। इसलिए ताकत के बल पर किसी भी देश को एकजुट बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों की उचित समस्याओं को सुने और उनका बहुत ध्यानपूर्वक समाधान भी करें। इस तरह किसी भी देश में जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं उन पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। नहीं, हमेशा ही खतरा नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन जो है वो क्या होता है, या सामाजिक विभाजनों की जो बात है वो राजनीति में उनकी अभिव्यक्ति होना एक सामान्य बात है। और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है कि वो सामाजिक विभाजन जो है उनको स्वीकार करें और उनको लेकर के जो लोगों की विभिन्न मांगे हैं उन पर ध्यान दें। हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं। यानी जो विभिन्न छोटे सामाजिक विभाजन है वो हमारा ध्यान कहाँ ले जाते हैं, जो लोग आज तक मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए हैं उनकी समस्याओं की ओर, उनकी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान खींचते हैं। और राजनीति में विभिन्न तरह के जो सामाजिक विभाजन है उनकी अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। और इसके चलते कोई देश सामाजिक विभाजन का या किसी भी देश में जो सामाजिक विभाजन है वो एक हद से क्या ज्यादा नहीं होता, उग्र नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। और इस ऐसी स्थिति में जब आप लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों के साथ तालमेल बिठाकर चलते हो, उनकी उचित मांगों को सुनते हो और उनका समाधान करते हो, तो आपका जो लोकतंत्र है क्या होता है, ज्यादा मजबूत बनता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीजों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला भी नहीं है। यानी ये सब चीजें जो हैं इनको हजम कर पाना बहुत बड़ी बात है। जो लोग खुद को वंचित मानते हैं, उपेक्षित मानते हैं और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। और ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही इख्तियार करती है। यानी एक समय के बाद में लोगों की ये जो लड़ाई है इसको लेकर के कि वो ये माने कि हमारी अनदेखी हो रही है, हम किसी सुविधा से वंचित हैं, या हमारे साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, ये उनका जो संघर्ष है वो कहाँ चला जाता है, एक लोकतांत्रिक रास्ते पर चलकर उनके समाधानों की ओर आगे बढ़ता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से क्या करते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं कि हमारी मांगे जो है वो सुनी जाए, इन पर काम किया जाए। और कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनको स्वीकार करना असंभव होता है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाले संघर्ष से कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लिया जाता है
और शासन के खिलाफ ऐसी चीजें खड़ी हो जाती है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान जो है वो करने में और विविधता को समाहित करने में लोकतंत्र ही सबसे ज्यादा कारगर होता है। यानी इस तरह की तमाम समस्याओं का निपटारा लोकतंत्र देता है। वो तमाम तरह की समानताओं से, तमाम तरह की विभिन्नताओं से बहुत अच्छे तरीके से निपट पाता है। और इसीलिए हम इसे वर्तमान समय में दुनिया की सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो है वो मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है, तो आपके कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की जगह अनेक छोटे विभाजन लाभकर होते हैं, और आपके कहने का यह भी मतलब है कि राजनीति एकता पैदा करने वाली शक्ति है। जी हाँ, जब आप लोग किसी बड़े विभाजन की ओर अग्रसर होते हैं तो उसके मुकाबले आपको कई छोटे विभाजनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि राजनीति जो है वो क्या समाज में एकता पैदा करने का काम करती है? जरूर करती है। यदि राजनीति बहुत समझदारी भरी हो, राजनेता जो लोग हैं उनका विवेक बहुत उच्च कोटि का हो, उच्च क्षमता और निपुणता से वो लोग परिपक्व हों, तो फिर आपके ये जो सामाजिक विभाजन है इनको राजनीति के लेवल पर ला करके सब लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और उन सब विभिन्नताओं से निपटते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था भी साबित कर सकता है, जैसा कि भारत जैसे देशों में होता आया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके बाद की जो बातें हैं वो हम लोग कल करेंगे। ये थर्ड लेसन जो आपका है वो समाप्त होता है। इसके साथ साथ जो बीच में प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण चीजें जो बात बोले भेद खोले में वो आ रही है, या फिर एग्जाम के लिहाज से और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं आप उन सब पर बहुत अच्छी तरह से गौर करिए, उन्हें याद करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।